नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो एट्थ क्लास हैं उसमें राजनीति विज्ञान वाले टॉपिक आप शुरू करने वाले हैं। सिक्स और सेवन्थ के आपके कंप्लीट हो गए और एट्थ क्लास के टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो चैप्टर है ये समकालीन भारतीय समाज। ये तो रीट का जो परीक्षा है उसमें सीधा का सीधा ये चैप्टर है, आपके सिलेबस में है, ये सीधा का सीधा सिलेबस में है डायरेक्ट। तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस संप्रदाय के जो सत्संग स्थल हैं वो अलख दरीबा कहलाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। दादूपंथी, जो दादू दयाल जी थे, तो उनका जो संप्रदाय है उनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। आज आपसे त्योहारों का एक क्वेश्चन पूछते हैं। और जो रीट का एग्जाम है उसमें वैसे भी सिलेबस में आपके त्योहार हैं, तो ये बताइएगा कि गणगौर कब आती है। गणगौर कब आती है बताना कैसे है, कैसे जवाब देना है कि जो हिंदू महीने हैं 12 महीने, तो उसका पहले नाम लिखना है। उसके बाद में कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, वो लिखना है। और फिर आगे वो कौन सी है, एकम यानी प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, कौन सा है। तो ये आपको लिख के बताना है कि गणगौर कब आती है। तो ये कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। समकालीन भारतीय समाज। भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है। हम पढ़ चुके हैं कि विविधताओं के होते हुए भी भारत के विभिन्न लोगों, जातियों और समुदायों के बीच एक अनोखी समानता और एकता सदैव विद्यमान रही है। भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम के अनुसार भारतीय समाज भी अछूता नहीं रहा है। भारतीय समाज एक जीवंत और गतिशील समाज है। यहाँ समाज में परिवर्तनशीलता के साथ साथ निरंतरता भी देखने को मिलती है। भारतीय जनमानस आधुनिकता के साथ साथ ही अनेक परंपरागत संस्था और मूल्यों में विश्वास रखता है। इस अध्याय में हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय समाज की समकालीन स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो यह है तो समकालीन भारतीय समाज जो है, कुछ बेसिक सी बातें हैं। विविधताओं से भरा हुआ समाज है, अलग अलग धर्म, लोग, जातियां, समुदाय हैं, उनमें समानता और एकता जो है वो सदैव विद्यमान रही है। तो क्या है समकालीन भारतीय समाज की, क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से पॉइंट इसमें आते हैं, तो वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। विवाह, परिवार और नातेदारी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान में इसकी प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। विवाह एक पवित्र संस्कार से समझौते की स्थिति में आ गया है। विवाह संबंधों के स्थायित्व में कमी देखी जा रही है। हिंदू समाज में भी तलाक का चलन प्रारंभ होने लगा है। इन परिवर्तनों के पीछे पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, बिखरते संयुक्त परिवार, नगरीयकरण, औद्योगिकरण आदि कारण माने जा सकते हैं। तो देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं कि विवाह जो है वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक पवित्र संस्कार माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। अब जो विवाह संबंध है उनके स्थायित्व में कमी आ रही है, यानी जैसे जो तलाक के मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। तो इसके पीछे जैसे पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, ये संयुक्त बिखरते संयुक्त परिवार हैं, नगरीयकरण है, औद्योगिकरण है, तो ये सब कारण है जिनकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान में शहरी जीवन शैली की प्रधानता बढ़ रही है। शहरी रहन सहन ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को कमजोर किया है। एकल और छोटे परिवारों का जोर बढ़ता जा रहा है। रिश्तेदारी संबंध सीमित होते जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये संबंध अब भी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक निकट के बने हुए हैं। तो आजकल देखिए एकल परिवार होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो एकल परिवार के रूप में रहना पसंद करते हैं। पहले जैसे गांव में ऐसा होता था कि कोई भी मेहमान आ जाता था तो उसका अच्छे से स्वागत वगैरह किया जाता था, वो चीजें आजकल उतनी नहीं है। शहरों में भी ये धीरे धीरे कम हो रही है। उसके उसका कारण है लोगों की व्यस्त दिनचर्या। अब वो लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं उनके शेड्यूल में कि कोई भी उनको अगर आता है तो वो चीज उनको सही नहीं लगती कि भाई ये क्यों आ रहा है, कि जब हम नहीं जा रहे तो ये क्यों आ रहा है। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है।
रिश्तेदारी समझ सीमित होते जा रहे हैं। परिवार के परंपरागत कार्यों में परिवर्तन होता जा रहे हैं। परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर नए काम धंधे अपनाए जाने लगे हैं। जैसे किसान का बेटा अब खेती से अलग कार्य करने लगा है। शिक्षा प्राप्त अनेक युवक नया व्यवसाय करते हैं, जिसके अवसर प्राय उनके पैतृक स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए गांव से लड़के बहुत जाते हैं, कोई सूरत जाता है, कोई बंबई जाता है, जो नॉर्मल जैसे कोई भी काम वगैरह है। तो अब वो सूरत, बंबई, कोलकाता, ये वहां क्यों अलग अलग स्थानों पे जाते हैं? क्योंकि उनके गांव में वो सब चीजें वो उपलब्ध नहीं है जो इन स्थानों पे है। रोजगार के जो शिक्षा से या इससे जो कृषि है, इससे अलग हटके व्यवसाय गांव में इतने ज्यादा उपलब्ध है नहीं, बहुत ही कम, ज्यादातर कृषि ही है। तो इससे अलग हटके कुछ काम करना है तो उसको अपने स्थान से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस कारण से भी फिर वो धीरे धीरे परिवार फिर वो वहीं चले गए, वहीं रहने लग गए। तो इस तरह से एक ये फोटो है, इसमें देखिए विवाह में बढ़ती फिजूल खर्ची और दिखावा। तो कि यह हाथी लिया है, तो बाकी ये इस तरह से खूब इधर उधर फालतू का ये चीजें जो है कई। तो एक फोटो दी है इन्होंने। तो फलस्वरूप वे अपने पैतृक परिवार से अलग हो जाते हैं। भाई गांव में जैसे सारे सब रहते हैं, दादाजी, पिताजी, सब चाचा, ताऊजी, सब रिश्ते जो हैं वो मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अब जब वहां वो व्यवसाय है ही नहीं तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत से ग्रामीण युवा गांव से शहरों में और छोटे शहरों से अनेक युवा बड़े शहरों में चले जाते हैं। सामान्यतः एक बात अब भी देखी जा सकती है कि परिवार चाहे अलग अलग स्थानों पर रह रहे हों, परंतु माता पिता तथा सगे संबंधियों के प्रति सामाजिक कर्तव्यों को आज भी निभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है। ये कार्यात्मक रूप से क्या मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी कभी फंक्शन हुआ, आपके जैसे मान लीजिए फैमिली में रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके भी कोई कभी कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो फिर व्यक्ति जाता ही है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, वो फिर उस में जगह भाग लेता है। तो ये है कि फिर भी आज जो सामाजिक रिश्ते वगैरह हैं, कोई भी सामाजिक कार्य होता है, अब जैसे मान लीजिए घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं भी हो तो आता ही है। घर में किसी का ब्याह शादी हो तो भी आता ही है। तो इस तरह से आज भी ये संयुक्त परिवार जो व्यवस्था है वो प्रचलित है कार्यात्मक रूप से। अब परिवार में वरिष्ठ सदस्य के स्थान पर स्वयं निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के सदस्य अपने पैसे, शिक्षा, मनोरंजन और राजनीतिक जीवन में अलग अलग रुचियों के अनुसार लगे रहते हैं। शहरों में विभिन्न अवसरों पर सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए लोग जाति और रिश्तेदारी की अपेक्षा पड़ोसियों, परिचितों और दफ्तर के सहयोगियों पर अधिक निर्भर देखे जाते हैं। तो परिवार में देखिए जो पहले क्या होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे, अब जैसे मान लीजिए ये दादाजी हैं, अब दादाजी ने जो कह दिया वो पिताजी, ताऊजी, चाचा जी वो सब मानेंगे। फिर इनके जो बच्चे हैं वो सब मानेंगे। जो एक बार दादाजी ने कह दिया वही सब मान्य होता है। जैसे एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, उसमें अमिताभ बच्चन यही बार बार सुनाता है फरमान कि मेरी शादी, मेरे जो पिताजी हैं उनकी शादी फिक्स उनके पिताजी ने की थी, मेरी शादी फिक्स मेरे पिताजी ने की थी। तो जो उसका बेटा होता है शाहरुख खान, जो उस फिल्म में बनता है बेटा, अब वो प्रेम करता है, कौन सी हीरोइन होती है, काजोल, उससे। लेकिन लेकिन जो उसके पिताजी हैं वो शादी करना चाहते थे रानी मुखर्जी से। तो अब बेटा कहेगा कि पापा मैं तो इससे करूंगा, पिताजी कह रहे हैं मेरे परदादाजी ने उससे की थी, मेरे जो दादाजी थी उन्होंने हमारे पिताजी का फिक्स किया था, पिताजी ने हमारा फिक्स किया था, हमारी आज तक यही घर में परंपरा चली आ रही है, तो हम भी क्या करेंगे, यही करेंगे, कह दिया जो कह दिया बस। हाई। तो अब ये फरमान जो है ये आजकल चलते नहीं है, ये चीजें पहले जो होती थी। और देखिए जहां एक बार फरमान कोई किसी ने कह दिया तो गलत तो देखिए गलत है, चाहे पिताजी करें, चाहे दादाजी करें, और चाहे परदादाजी करें। जो चीज इस तरीके से होती है, एक जबरदस्ती वाले हैं कि चाहे वो रिश्ता भावनात्मक रूप से कोई भी कार्य करवाया जाए या फिर वो किसी भी तरीके से हो, उसके परिणाम आगे जाकर के दिखाई देते हैं। अब जैसे मैं आपको इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो सीखे भी बहुत कुछ होंगे आप।
एक जैसे उदाहरण मैं बताऊं, देबारी समझौता 1708 में होता है। सवाई जय सिंह का ये मारवाड़ वालों का, मेवाड़ वालों का हुआ था। अब देबारी समझौता तो 1708, और उसके परिणाम भयंकर निकल के आए 1750 में, जब सवाई जय सिंह का बेटा, जो कि इस समझौते के समय तो पैदा ही नहीं हुआ था, बाद में जन्म होगा उसका, और 1750 में उसको आत्महत्या करनी पड़ी जयपुर के शासक को, ईश्वरी सिंह को। तो आप चाहिए कोई भी शर्त भी ऐसी है जो आपको पता है कि यह गलत तो है, लेकिन कि उस समय देखिए कि क्या फर्क पड़ता है, उस समय नहीं पड़ेगा। हो सकता है 100 साल बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो परिणाम भुगतना पड़े। तो गलत तो जो चीज गलत, या अब आजकल क्या है, डिसीजन जो है वो खुद लोग लेने लगे हैं, और लेने की क्षमता होनी भी चाहिए, डिसीजन खुद लेने भी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे कई बार आप, हालांकि आप दूसरी चीजें इसमें शुरू हो जाएगी, खैर रहने देते हैं, छोड़िए उसको। तो निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के सदस्य अपने पैसे, शिक्षा, अब जैसे मान लीजिए पिताजी कहते हैं कि साहब मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करेगा, सेकंड ग्रेड टीचर ही बनेगा, मेरा सपना है ये। भाई एक बार बेटे से भी पूछ लो, हो सकता है बेटा क्या बनना चाहता हो, व्यवसायी बनना चाहता हो। मैं कई बार विद्यार्थी में ऑफलाइन बैच जो होते हैं, वहां तो स्टूडेंट चूंकि सामने होता है तो बहुत अच्छे से जानने का मौका मिलता है। विद्यार्थी, कई कई स्टूडेंट इतने, उनमें इतना योग्यता, इतना होता है टैलेंट, ऐसा लगता है कि अगर ये कोई बिजनेसमैन बने तो ये बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है, बहुत बड़ा। लेकिन वो तैयारी किसकी कर रहा है? सर मैं रीट की तैयारी करने के लिए आऊं। क्यों? मेरे पिताजी का सपना है। मैं तो इस चीज को सही नहीं मानता। बाकी हो सकता है लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन मेरी नजर में तो ये कोई चीज सही नहीं है। एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, सरकारी नौकरी भी दे दी थी, और जब सरकारी नौकरी छोड़ने का प्रयास किया, रेलवे में क्या था, क्या बना दिया था, टीटी। तो घर वाले सब विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए भाई युवा और सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन उसने छोड़ी, और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या जो मुकाम बनाया वो आप सब जानते हैं। तो हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है, लेकिन जब वो लोग सैकड़ों सालों से वही एक ही चीज देख रहे हैं कि बस हमें तो यही करना है, तो तुम भी यही करो, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। बच्चे में क्या टैलेंट है उसको देखना चाहिए। सरकारी नौकरी का उसमें खुद में रुझान है कि मुझे सेकंड ग्रेड टीचर ही बनना है, ये मेरा सपना है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल तैयारी करो मन लगा के। जब बच्चा सही रास्ते पर हो और वो कोई भी तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी जीवन में बनना चाहता हो, कार्य उसका सही हो, तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए कि बिल्कुल करो, परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपनी चीजें उस पर थोपनी चाहिए। ये चीज गलत है, इसके परिणाम भी फिर भयंकर ही होते हैं। मैं कह चुका हूं, कहीं ना कहीं अगर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे पिताजी गलत करें चाहे दादाजी गलत करें, कहीं ना कहीं अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसके परिणाम तो निकल के आएंगे। वो तो 100% है। हर गलती अपनी कीमत वसूलती है, चाहे वो किसी ने भी की हो। ये लाइन मैं हमेशा कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा। तो अलग अलग रुचियों के अनुसार लगे रहते हैं। शहरों में विभिन्न अवसरों पर सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए लोग जाति और रिश्तेदारी की अपेक्षा पड़ोसियों, परिचितों और दफ्तर के सहयोगियों पर अधिक निर्भर देखे जाते हैं। अब भाई जो व्यक्ति जहां रहेगा, और रिश्तेदारी भी आप देखते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं, ये रिश्तेदार नाम की एक कौम होती ही ऐसी है जो आपकी सहायता कम और आपकी आलोचना ज्यादा करने का काम भगवान ने इन्हीं को सौंप रखा होता है। ये कौम ही ऐसी है। बहुत कम रिश्तेदार आपके भी ऐसे होंगे जो शायद आपके बारे में कभी कुछ अच्छा बोले होंगे। ज्यादातर ज्यादातर सब तो एक जैसे नहीं होते, दुनिया में पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती। कई रिश्तेदार इतने अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से रिश्ता हो, इतने गजब का। लेकिन ज्यादातर जो हैं, ज्यादातर तो वो आलोचना करने का और नेगेटिविटी का ही काम करते हैं। तो इसलिए लोग क्या होते हैं, जैसे उनके पड़ोसी हैं, आपके मुसीबत में पहले पड़ोसी काम आएगा, रिश्तेदार बाद में आएगा। जब एक चैप्टर आया था पड़ोसी वाला, मैंने आपको समझाया भी था कि पड़ोसी के साथ छोटी मोटी बातों को कभी गौर नहीं करना चाहिए। भाई छोटी मोटी आप पास में रहेगा तो विवाद हो सकता है, हो जाए। अब उसने अपनी गाड़ी अगर आपके घर के बाहर खड़ी कर दी, लोग तो बस लठ हाथ में लिया और बाहर आ गए झगड़ा करने के लिए। अरे भाई खड़ी कर दी थोड़ी देर, कोई बात नहीं, करने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। कभी आप भी लगा देना 2 मिनट। पड़ोसी से हमेशा बना के रखनी चाहिए।
मैं एक चीज कहता हूं कि ना तो बहुत ज्यादा मेल मिलाप होना चाहिए पड़ोसी से, कि आप सारे दिन उसी के घर में जाके बैठे हो, वो आपके घर में बैठा है। 100% कभी ना कभी विवाद होगा। और ना ही हमेशा बिल्कुल ही बंद करना चाहिए बोलचाल। बस जब मिलो मुस्कुरा के नमस्ते कर लो भाई, राम राम साहब, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, प्रणाम, कैसे हो, ठीक है, बस भाई अपने अपने रास्ते। वो वो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं वो। और ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। तो आपके काम वो ही आएगा मुसीबत में सबसे पहले, आपका पड़ोसी। तो पड़ोसी से कभी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग झगड़ा कर लेते हैं। परिचितों और दफ्तर के सहयोगियों पर निर्भर देखे जाते हैं। अब आता है सामाजिक प्रथाएं। समाज में सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद दहेज प्रथा और कुछ मात्रा में बाल विवाह है। कुछ मात्रा तो क्या, बाल विवाह आज भी थोक के भाव मौजूद हैं। आखा तीज पर आप देख लीजिए कितने विवाह होते हैं, बाल विवाह है। जबरदस्त है, जैसे बच्चे नहीं हो क्या हो, भेड़ बकरियां हो। इसको इसके साथ बांध दिया, इसको इसके साथ बांध दिया, इसको इसके साथ बांध दिया, और कर देते हैं बाल विवाह। तो ये चीजें कितनी गलत है। अब वो बाल विवाह भी कौन करता है, माता पिता ही करते हैं। तो क्या माता पिता अब सही है क्या, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये कोई जरूर नहीं है कि जो माता पिता काम करे वो हमेशा सही हो, कोई जरूर नहीं है। ये बाल विवाह करने वाले होते कौन है, बच्चा तो खुद बाल विवाह करेगा नहीं। युवा जो प्रेम करेगा उसको समाज अनुमति देगा नहीं। बाल विवाह करेगा तो वो माता पिता करेंगे। हर हर तरह से ले दे के बलि किसकी चढ़ती है, जिनकी शादी होती है उनकी। तो बच्चे जो होते हैं बेचारों की 10-10 साल की, उनकी उम्र पढ़ने की उम्र है, उनके फेरे करके शादी करा दी, ये लो साहब। तो कितने ये चीजें बाल विवाह होते हैं, बहुत होते हैं। आखा तीज को ऐबुजा सावा कहते हैं। ऐबू सावा मतलब किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की भी जरूरत नहीं है साहब। सीधा ही आ जाओ बेटा का, क्या बा पापा, बेटा तेरी शादी है आज। बच्ची पढ़ रही है, ये साहब सर पढ़ा रहे हैं, कौन सी का 8th क्लास की है, पढ़ रही है बच्ची यहां से। अचानक पापा, पापा क्या हो, बेटा तेरी शादी है आज। पापा अभी तो पढ़ना है मुझे, बेटा अगले घर जाके पढ़ना। तो अच्छे पापा थोड़ी हैं वो, नाम के ही पापा है। विवाह आदि समारोह में फिजूल खर्ची और दिखावा बढ़ता जा रहा है, किंतु साथ ही दूसरी ओर सामूहिक वैवाहिक सम्मेलनों का चलन भी चल पड़ा है। अनेक परंपरावादी और विश्वासों और विकार्यवादी प्रथाओं को त्याग दिया गया है। आज अनेक परंपरागत सामाजिक निषेधों को उपेक्षित किया जा रहा है। बाजार और आधुनिकता के दबाव में सामाजिक प्रथाओं, त्योहारों और रिवाजों के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। तो काफी कुछ आज देखिए, ये जो सामूहिक विवाह है ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आर्थिक रूप से निर्धन होते हैं, वो इतना नहीं है कि वो इतना सब कुछ खर्चा कर सकें, तो ये एक समाज की एक बहुत अच्छी चीज होती है। कुछ समाज सेवी व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, देवता के समान, वो इन चीजों में खूब पैसा लगाते हैं। और जैसे सामूहिक विवाह हैं तो न्यूनतम खर्चे में जैसे मान लीजिए 100 जोड़े हैं, उनका सामूहिक विवाह करवा दिया जाता है। तो उसमें जो फालतू खर्चा वगैरह या अलग अलग शादियां करते कितना खर्चा होता, वो सब चीजें उसमें बसती है। और कुछ लोग जैसे फिजूल खर्ची वगैरह बहुत करते हैं, तो मतलब जहां खर्चे नहीं भी करने चाहिए वहां लोग इन पे बहुत खर्चा करता है। तो मैं तो इस चीज को, फिजूल खर्ची को, विवाह में फिजूल खर्ची को सही नहीं मानता। ये जितना आदमी लाखों रुपए वो यहाँ पानी की तरह बहाता है, वो उतना पानी की तरह बहाने के बजाय बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दो 20-25 साल। वो बच्चा आपको अरबों करोड़ों रुपए कमा के दे देगा। 20-25 साल उस बच्चे पे खर्च कर दो आप जम के, जो वो अपने जीवन में करना चाहता है सही रास्ते पे। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा कहते पापा मैं तो डॉन बनूंगा, उसको तो पीटो दबा के। लेकिन सही रास्ते पे बच्चा है, उसको कभी दबाओ मत। क्या पता वो कल को कौन सा मुकेश अंबानी बन जाए, क्या पता महेंद्र सिंह धोनी बन जाए, ये कौन से आसमान से आए हुए थोड़ी है। तो मैंने सामान्यतः देखा है कि लोग विवाह समारोह में बहुत खर्चा करेंगे, जम के खर्चा करते हैं वो। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए जहां उनको पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, उतना वो वहां ज्यादातर नहीं लगाते। लगाते ही हैं ऐसा थोड़ी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वहां खर्चा करना जरूर नहीं समझते। उनको लगता है काम तो चल ही रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, बाजारीकरण और उपभोक्तावाद का प्रभाव। शिक्षा ने देश के लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत किया है, अपने अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार बढ़ा है। वैज्ञानिक नवाचारों की सामाजिक स्वीकृति ने रहन सहन के स्तर को उठाने और लोगों में भौतिक कल्याण प्राप्त करने की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है।
औद्योगिकरण और मध्यम वर्ग के उदय से समाज के मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। तर्क संगत भावना का विकास हुआ है। व्यक्तिवादिता, समानता और न्याय की विचारधाराओं का महत्व बढ़ा है। महिलाएं शिक्षा और रोजगार प्राप्त करके स्वतंत्रता अर्जित कर रही हैं। तो शिक्षा, आज का बाजारीकरण और उपभोक्तावाद, तो शिक्षा भी बढ़ी है, बाजार भी बढ़ा है, और उपभोक्तावाद, अब जो पहले लोगों को इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं होती थी, सीमित चीजें होती थी, आजकल चीजें मार्केट में इतनी हो गई है कि व्यक्ति को जरूरत नहीं होती, फिर भी वो, आपने भी कई बार अगर ये गौर किया है, आप जैसे किसी मॉल में गए, जैसे विशाल मेगा मार्केट है या बिग बाजार है, आप लेने तो गए थे एक कोई नमक की थैली, 1-2 किलो कुछ तेल वगैरह, और लेकर के आएंगे साहब इतना सारा, ये भी ऑफर में, ये भी ऑफर में, ये भी ऑफर में, आज आज है, ये ले लो सारा, ये भी, मतलब जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं थी वो सामान आप थैला भर के लेके आ गए। खर्चा आपका होना था 500 रुपए और 5,000 का खर्चा करके आ गए। ये चीजें बढ़ती जा रही है। वो कारण है कि ये मार्केट इस तरह का हो गया है कि जो ग्राहक है वो ना चाहते हुए भी इन चीजों को खरीद लेता है। तो अपने अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार बढ़ा है। वैज्ञानिक नवोचारों की सामाजिक स्वीकृति ने रहन सहन के स्तर को उठाने और लोगों में भौतिक कल्याण प्राप्त करने के, अब जैसे ज्यादातर व्यक्ति जो है, लोगों का जो ये रहन सहन है उसमें भी बदलाव हुआ है, खान पान में बदलाव हुआ है। पहले 2-4 शर्ट के अंदर व्यक्ति का पूरा साल निकल जाता था। अब सबको नए नए कपड़े रोज चाहिए, आज मार्केट में क्या चीज आई है, ये वो, तो इतनी चीजें जो है वो मार्केट में बढ़ रही है। औद्योगिकरण है, मध्यम वर्ग के उदय से समाज में मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। जैसे विचारधारा है रहन सहन की, खान पान की, कैसे किसको रहना है, हर व्यक्ति के मूल्य में परिवर्तन हुआ है। अब पहले जैसे मान लीजिए कोई लड़की अगर फिल्म देखने भी चली गई तो उसको पता नहीं क्या कर देते थे लोग। आज भी कई बार जैसे गांव में या कोई लड़की मान लो सिटी में पढ़ने आई, वो फिल्म देखने चली गई और किसी अगर लड़के के साथ चली गई, फिर तो पूछो ही मत क्या कहानियां बनेगी उसकी। तो ये भाई, जब ये दरअसल ये एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आ गया, खान पान में परिवर्तन आ गया, लेकिन लोगों की विचारधारा में परिवर्तन नहीं आया। लोगों की विचारधारा में परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिल्में देखने को कोई, पहले हमारे भी घर में कोई अच्छा नहीं मानते थे फिल्म, कभी मैंने 25 साल तक, 24-25 साल तक मैंने कभी कोई, मेरे जीवन में शायद ही कोई 2-4 मूवी कभी मैंने हॉल में देख ली हो तो देख ली हो। उससे पहले कभी मैंने मूवी नहीं देखी थी। हॉल में 2-4 मूवी देखी थी, क्यों कहते कि मूवी, नहीं नहीं मूवी देखना अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन बाद में जब मूवी देखना, और मैंने बड़े बड़े इतने, जब मैं लोगों से जुड़ा, कोचिंग वगैरह मैंने भी पढ़ी, मैं ऐसे ऐसे लोगों से पढ़ा जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करते थे। वो जब फिल्मों के उदाहरण देखे तो मेरा तो पत्ता साफ, क्योंकि मैंने कभी जीवन में फिल्में ही नहीं देखी, क्योंकि क्यों, कैसा फिल्में तो बुरी होती है। वहां जाकर के वो अक्ल आई कि ये लोग एग्जाम्पल देते हैं, उस फिल्म के अंदर वो जो गढ़ था, वो महल था, वो ये है, इस फिल्म के अंदर इसने ये मोटिवेशन वाली बात कही थी, ये आपकी है। तब लगने लगा कि घर वाले जो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो, कोई 1% ही जरूरी नहीं है कि सही हो। अपने तर्क से, अपने विवेक से और दुनिया को देख के सोचो कि साहब क्या सही है और क्या गलत है, और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। तो ये चीजें है। तो फिर तो मैंने फिल्में देखी, तो मैंने सब देख डाली फिल्में, और अभी भी जो फिल्में आती है तो पहले मैं उसका रिव्यू पढ़ता हूं। रिव्यू पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि हाँ अच्छी मूवी है, तब मैं उसको देखने जाता हूं, नहीं तो नहीं देखता। अच्छी मूवीज देखिए, भाग मिल्खा भाग मूवी है देखिए, मेरी कॉम है, लक्ष्य फिल्म है, इतनी अच्छी अच्छी बॉलीवुड की मूवी है। मैं कई बार मतलब देखता रह जाता हूं कि वास्तव में बनाने वालों ने भी क्या दमदार बनाया है। तो जीवन में सीखना चाहें तो सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, बशर्ते हमारा नजरिया क्या है और हम क्या देखना चाहते हैं। अब कोई फालतू की फिल्में हैं, अश्लील फिल्में हैं, उनमें देखना चाहे, वो क्या सीखेगा, अश्लीलता ही सीखेगा। ये चीजें गलत है। लेकिन कई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनत करके मूवी बनाते हैं, देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो समाज में देखिए एक परिवर्तन आ रहा है, और अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है सोसाइटी में। तो लोगों के कपड़े बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा में परिवर्तन तो आता सा आएगा। हो सकता है 50 साल लगे, हो सकता है 100 साल लगे, 200 साल लगे।
क्योंकि व्यक्ति जो है वो सही और गलत का फैसला अपने दिमाग के अनुसार करता है वो, जबकि हकीकत यह है कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है, चीज वो होनी चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं, ये फिर दर्शन शास्त्र की चीजें आ जाती है, बहुत समझने की चीजें हैं जीवन के बारे में। दर्शन शास्त्र के अंदर तो इन चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से और खोलते हैं, पत्ते पर पत्ते खोलते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी पत्ते पर पत्ते खोले जाते हैं। यहाँ कोई इतने पत्ते खोलने की आवश्यकता है नहीं, इतनी चीजें इसमें सफिशिएंट है। बाजारीकरण विस्तृत होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अब विवाह जैसे पारिवारिक और सामाजिक कार्य भी व्यवसायिक विवाह ब्यूरो द्वारा फीस लेकर तय और संपन्न करवाने में भूमिका निभाने लगे हैं। अब आजकल देखते हैं ये मैरिज ब्यूरो वगैरह होते हैं कई, कि आइए साहब जिनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा हो हम शादियां करवाएंगे। तो ये मैरिज ब्यूरो वगैरह हैं। अच्छे रिश्ते के लिए लोग जाते हैं, कई बार रिश्ता मान लीजिए नहीं मिलता तो लोग जो हैं इनके पास जाते हैं। ऑनलाइन भी ये कई हैं, कौन सा वो जीवन साथी .com, शादी.com, ये इस तरह के कई मैरिज ब्यूरो होते हैं। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। जहां पहले सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे आचरण व्यक्ति को परिवार के लोगों द्वारा सिखाए जाते थे, वहीं अब व्यावसायिक संस्थान व्यक्तित्व संवारने के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। तो व्यक्तित्व कैसे संवारा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और व्यक्तित्व देखिए सिखाने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, ये उसके आसपास रहने वाले लोगों से डिसाइड हो जाता है प्रारंभ में। कई बार आसपास रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व घर परिवार में माहौल में सही व्यक्तित्व नहीं है, तो उस व्यक्ति का भी संभावना है कि उसका भी सही नहीं होगा। व्यक्तित्व जिसको संवारना है, अच्छे लोगों को सुनिए। जो लोग जीवन में जिन्होंने कुछ हासिल किया है, जिन्होंने जीवन में कुछ मुकाम पाया है, जिन लोगों को वास्तव में लोग सुनना पसंद करते हैं कि हाँ ये लोग सही बात बताते हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छा साहित्य है, अच्छी किताबें हैं, इनको पढ़िए, इनको सुनिए। तो ये चीजें हैं। करीब 4 दशक पूर्व लोग पानी के बाजारीकरण की सोचते भी नहीं थे। अब गांव तक में पानी की बोतल बिक्री के लिए है। तो पहले आप जानते हैं कि ये पानी वगैरह जो है वो कहाँ आता था, ये पानी जो है ऐसे पिला देते थे। लेकिन आजकल पानी की बोतल आती है, मिनरल वाटर, ये बिसलरी ये आती है कई। तो हर जगह आजकल गांवों के अंदर भी कोई दुकान है, वहां भी आपको पानी की बोतल मिल जाएगी। ये बाजारीकरण है। समाज में बाजारवाद के दबाव में उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावादी जीवन शैली में आप अपने घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के मनोरंजन को पसंद करते हैं, शादी आदि समारोह किस प्रकार से आयोजित करते हैं, वस्तु का कौन सा मॉडल उपयोग करते हैं, ये सब बातें लोगों की समाज में उनकी परिस्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना, उनका उपभोग और प्रदर्शन करना, यह लोगों की जीवन शैली बन चुकी है। संस्कृति भी बाजार का हिस्सा बन चुकी है। भारतीय संस्कृति के गौरव योग आयुर्वेद और पुष्कर जैसे मेलों पर बाजारीकरण के प्रभाव परिलक्षित होना इसका उदाहरण है। तो अब उपभोक्ता जीवन शैली है, तो अब जैसे मान लो जो पहले लोग जो हैं क्या करते थे, एक दो फोटो लगा देते थे घर में, एक दादाजी की और एक जैसे और बुजुर्ग वगैरह हैं, या 2-4 फोटो में घर परिवार की, एक कोई भगवान की लगा दी 2-3। अब आजकल लोग क्या है, नई नई तरह की चीजें हैं, सुंदर सा जैसे कोई गमला है या कोई और भी, इतनी मार्केट में चीजें आप देखते हैं तो बहुत चीजें दिखती हैं। तो लोग देखते हैं हमारा घर सुंदर लगे, हालांकि ये सबका खुद का विचार है। जिनको अच्छा घर सजाना लगता है उनकी इच्छा है, बिल्कुल सजाना चाहिए। कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े पहनते हैं, अब इस पर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन किस तरह के मनोरंजन को पसंद करते हैं, शादी आदि समारोह किस तरह आयोजित करते हैं, वस्तु का कौन सा मॉडल उपयोग करते हैं, तो ये सब बातें लोगों में समाज में उनकी परिस्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। अब जैसे मान लीजिए किसी को आज कोई आवश्यकता, कोई चीज की, महंगी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो महंगी चीज खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि समाज में लोग देखेंगे, अच्छा इसके पास ये गाड़ी है, ओहो क्या बात है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास गाड़ी, अब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी 5-6 लाख की, 8 लाख की भी गाड़ी आती है, गाड़ी 50 लाख की भी आती है, 1 करोड़ की भी आती है, आगे बहुत महंगी महंगी है। अब 8 लाख वाली गाड़ी में भी काम चल सकता है, लेकिन वो गाड़ी खरीद रहा है 50 लाख वाली। हालांकि भाई उसका पैसा है, उसकी मर्जी है कहाँ खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि लोग ये देखते हैं कि साहब, वो देखता है कि जब मैं इतना बड़ा आदमी हूं
तो लोग ये देखें कि मेरे पास गाड़ी भी कौन सी है। जो भी महंगी महंगी गाड़ियां आती है बाजार में अलग अलग तरह की। तो वो क्या है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा से वो चीज को जोड़ लेते हैं। तो सबका अपना एक पर्सनल नजरिया होता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें आती है जाति प्रथा। जाति के धार्मिक आधार समाप्त हो रहे हैं, किंतु सामाजिक संस्था के रूप में जाति मजबूत हो रही है। राजनीतिक रूप से जातिवाद में बढ़ोतरी हुई है, जातीय संगठन मजबूत हुए हैं, वर्चस्व स्थापित करने की होड़ ने जातीय सद्भाव को ठेस पहुंचाई है। जाति चुनावी राजनीति का आधार बन गई है, जबकि प्रारंभ में जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रहती थी। ये देखिए, आप जानते हैं आजकल जाति के आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। लोग देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारी जाति का है या नहीं है। अब सपोज कीजिए आज मैं किसी चुनाव में खड़ा हो जाऊं कि साहब मुझे ये कार्य करने हैं, बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं, और मुझे मेरे लिए मार्ग है कि मुझे किसी ना किसी चुनाव में जीतना और मैं वहां पहुंचूं। वोट कौन देगा? अपनी जाति वाले ही नहीं देंगे, वही बंट जाएंगे आपस में। दूसरी जाति वालों को तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरी जाति वाले देखेंगे अच्छा ये हमारी कास्ट का नहीं है, चलो छोड़ो इसको नहीं देंगे। और उसकी जगह एक गुंडा, हिस्ट्री सीटर, हार्डकोर क्रिमिनल 30-35%, चाहे एमएलए हो और चाहे आज पार्लियामेंट में हो, हार्डकोर क्रिमिनल है। हार्डकोर क्रिमिनल जिन पे दुनिया भर के मर्डर चार्जेस, रेप चार्जेस लगे हुए हैं, और उनकी जनता उनको प्यार से जिताती है। हमारा नेता, हमारे भाई साहब हार्डकोर क्रिमिनल को जिता देते हैं। किस आधार पे? जाति के आधार पे। हमारी जाति का है सिर्फ इसलिए, और वो काम नहीं करता, फिर रोते हैं कि इसने, ये तो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, क्यों करेगा? क्या सोच के जिताया था? तो ये चीजें हैं। तो जाति को आधार कर देख करके वोट दिया जाता है। पार्टियां भी जो, देख लीजिएगा आप, पार्टियां भी जो टिकट देती है वो जाति के आधार पे देती है कि ये जो क्षेत्र है, ये बेल्ट है। अब जैसे राजस्थान है, अब इसमें देखेंगे साहब इस तरफ में कौन सी बेल्ट में कौन से जाति के हैं, इस बेल्ट के हैं, तो इस तरफ इस आदमी को खड़ा किया जाएगा, इस जाति को। इस तरफ किस बेल्ट, अब जैसे मान लीजिए राजस्थान में कोई बेल्ट जाट बाहुल्य है, यानी जाट क्षेत्र, जाट लोग ज्यादा है, तो वहां जाट को ही टिकट दिया जाएगा। दोनों पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान में दो बड़ी पार्टियां हैं, जो पार्टियां हैं, अब वो दोनों ही जाट को ही वो क्या करेंगे, अपना कैंडिडेट बनाएंगे। अलग जैसे मान लीजिए मीणा जो समुदाय है कहीं, तो वहां जो भी पार्टियां खड़ा करेगी वो मीणा कैंडिडेट को ही खड़ा करेगी वो, क्योंकि उनको पता है दूसरी जाति वाला यहां टिक ही नहीं सकता, लोग वोट ही नहीं देंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां किसको खड़ा किया जाएगा? तो जो मुस्लिम जो व्यक्ति है उसी को ही खड़ा किया जाएगा। अब जैसे दोनों पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस, तो कांग्रेस भी वहां मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा करेगी और भाजपा भी मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा करेगी। तो ज्यादातर ये चीजें इसी प्रकार से होती है। तो जाति के आधार पर जो है वो चीजें हो गई है सारी। और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र, ये सब जो चीजें हैं वो जाति एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा होती है। देश की विकासात्मक नीतियों से लाभान्वित शहरी उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग के लिए जातीयता का महत्व कम हो गया प्रतीत होता है। इन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, ये समाज में विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति में आ गए हैं। शिक्षक वर्ग ने शिक्षित वर्ग ने अति जातिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। वे व्यक्तिवाद और योग्यता को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, जो लोग शहर वगैरह में रहते हैं, जिन चीजों में एजुकेशन अच्छी हो जाती है, तो वो इस चीज को महत्व समझ आता है कि इन चीजों का जातिवादी धर्म कुछ नहीं होता है, और जो योग्य चीज है उसी को महत्व देना चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे हो भी रही है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान खरीदने के लिए जाते हैं, एक कोई व्यक्ति जाति का है, वो आपकी ही जाति का है, लेकिन वो सामान सही नहीं देता, मिलावट करता है। एक दूसरी जाति का है, वो मिलावट नहीं करता। तो आप सामान किससे लेंगे? जो नहीं करता उससे लेंगे। और अगर मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान खरीदने जाते भी हैं, क्या आप उससे ये पूछते हैं कि आप किस जाति के हो? अगर मान लीजिए आपको गोलगप्पे खाने का शौक है, आप किसी के पास गए, ठेले वाले के पास, ये कहते हैं क्या भैया आपकी जाति कौन सी है? नहीं, भैया गोलगप्पे खिलाओ। ये तो अब जाति वाति, देखिए ये चीजें है भी सही, और है भी सही का मतलब ये नहीं कि सही है, मतलब है भी, और धीरे धीरे इनमें चेंज भी हो रही है, इनमें समय के साथ भी चेंज हो रहा है।
जाति आज भी बनी हुई भी है, जाति के आधार पर वोट भी दिए जाते हैं और धीरे धीरे ये चीजें समाप्त भी हो रही है। तो नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन सहन की परिस्थितियों ने जाति बंधन के प्रारंभिक स्वरूपों को दुर्बल बनाया है। अंतर जातीय विवाह बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप जो जैसे दूसरा जो कोई जाति है, आप आज भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए वो क्या कहते हैं उसको, ऑनर किलिंग। तो आज भी अगर दूसरी जाति में विवाह कर ले कोई, तो घर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। ऑनर किलिंग कहते हैं उसको, कि तुमने तो हमारी इंसल्ट करा दी, बेइज्जती करा दी। तो लेकिन धीरे धीरे जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते जातिवादी को, और अंतरजातीय विवाह जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति आसानी से व्यवसाय परिवर्तन कर सकता है। आधुनिक उद्योगों व तकनीकी से नए नए रोजगार के अवसर तैयार किए गए हैं। इसके लिए इस प्रकार के कोई परंपरागत जातीय व सामाजिक नियम नहीं है कि फलां कार्य केवल फलां जाति वाले व्यक्ति ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे पहले कोई कुम्हार का काम करता था, वो और कोई काम कर सकता है। पहले कोई सुनार है, वो अपना और कोई व्यवसाय कर सकता है समय के अनुसार। अमीरी और गरीबी का संबंध सामान्यतः जाति से नहीं रह गया है। आज हर जाति में अमीर भी है और गरीब भी है। समान आर्थिक और सामाजिक आधार वाली जातियों में नजदीकियां आ गई है। अंतर जातीय खान पान के निषेध कमजोर हो रहे हैं। जैसे पहले जाति का, जैसे कि मान लीजिए इस जाति वाले ये भोजन करते हैं, इस जाति का ये भोजन है, तो ऐसा अब वो चीजें नहीं है। कुछ जैसे मान लीजिए किसी के समाज में अगर वो सिर्फ वेजिटेरियन है, वो समाज जैसे मान लीजिए, तो ऐसा जरूर थोड़ी है कि सारी उसमें वेजिटेरियन ही होंगे। नॉन वेज खाने वाले उसमें नॉन वेज भी खाएंगे, और कईयों में यह माना जाता है कि ये नॉन वेज खाते होंगे लेकिन वो नहीं खाते। तो ये कोई ऐसी वो चीजें नहीं है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार खान पान करता है। तो ये चीजें भी धीरे धीरे, वो जाति जो चीजें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और ये होना भी चाहिए। ये जातिगत चीजें जैसे जैसे समाप्त होगी, समाज उतना ही डेवलप करेगा, और समाज डेवलप करेगा तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। देश खुद ऑटोमेटिक डेवलप नहीं होगा भाई। देश को डेवलप करने वाले कौन है? लोग ही हैं। और लोगों में अगर डेवलप होगा, उनकी विचारधारा में, ना केवल खान पान और रहन सहन से, सबसे बड़ी चीज है विचारधारा। ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक चाहे वो कैसे ही, तो चाहे वस्त्र पहन ले मॉडर्न, और चाहे वो कैसा ही मॉडर्न खाना खा ले, कुछ नहीं होगा उससे। विचारधारा में परिवर्तन जरूरी है, वो मेन चीज है। आधुनिक नीतियों और क्रियाकलापों का प्रभाव जनजातीय संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। जहां तक आरक्षण व अन्य संरक्षण प्राप्त जाति वर्गों की बात है, उसमें भी एक शिक्षित एवं शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उद्भव हो गया है। आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है और इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया प्रतीत होता है। तो आप जानते हैं कि आरक्षण है, आज हर कोई भी समुदाय है वो आरक्षण की मांग करता है कि हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण दो। तो ये चीजें धीरे धीरे जो आरक्षण वाली बढ़ती जा रही है, तो ये चीजें हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।